अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टाइप डिस्कस करने लगे हैं वो है नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में भी आ जाता है कि सॉल्व द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड यूज करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमारे पास इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होती है, यानी कि वो इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं होगी वो क्या होगी, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि हम नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किन पॉइंट्स को हमें पता होना ज़रूरी है, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और किन किन वेज के साथ हम डिफरेंट सिचुएशन में, कैसी कैसी सिचुएशन हमारे पास हो तो हम उनके अकॉर्डिंग किन किन वेज को या किन किन टेक्निक्स को यूज करते हुए उन हर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जो नॉन एग्जैक्ट होगी उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम ये सारी की सारी बातें आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने एग्जैक्ट इक्वेशन डिस्कस की थी। एग्जैक्ट इक्वेशन में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने नॉट इक्वल लिखा है, इसमें वो क्या था कि अगर वो इस प्रॉपर्टी को इक्वालिटी के साथ सेटिस्फाई करती है तो वो एग्जैक्ट है। तो आज हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे फॉर नॉन एग्जैक्ट के लिए कि हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है m dx plus n dy इक्वल टू 0, इसको आप m of x, y और n of x, y भी लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में m और n लिखा है, जहां पर m आपके पास और n दोनों ही x और y के फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब हमने चेक क्या करना है कि यहां पर कि ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम पार्शियल m ओवर पार्शियल y फाइंड करें और पार्शियल n ओवर पार्शियल x फाइंड करें, तो अगर उनके आंसर मैच ना करें, अगर उनके आंसर डिफरेंट आ जाते हैं यानी कि नॉट इक्वल आ जाते हैं, तो हम फिर क्या कह देंगे कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी। ठीक है, अब अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है कि फिर हम नॉन जो एग्जैक्ट इक्वेशन आती है हमारे पास उसको एक स्पेशल फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सूटेबल फंक्शन, जो भी हमारे पास सूटेबल फंक्शन है गिवन हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम एक सूटेबल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जो आपकी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है वो अब कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट इक्वेशन में, कि हमारे पास क्या हो जाएगी, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो भी हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब हम उसको एक सूटेबल फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट से चेंज होकर रिजल्ट की फॉर्म में हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अब पॉइंट ये है कि वो सूटेबल फंक्शन क्या है, वो सूटेबल फंक्शन जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही सूटेबल फंक्शन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तो हमें पता लग गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास एक ऐसा सूटेबल फंक्शन है जिसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जब हम एक सूटेबल फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो सूटेबल फंक्शन है वही सूटेबल फंक्शन हमारा इंटीग्रेटिंग, यहां पर इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास हर इक्वेशंस के लिए जरूरी नहीं है कोई एक ही हो। वो कहते हैं कि द नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी इनफाइनाइट भी हो सकते हैं।
अब मेन चीज है कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना आना चाहिए, कि हमें पता हो कि वो कौन सा सूटेबल फंक्शन है जिसके साथ हम गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज होकर हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी कि इसमें मेन काम हमारे पास है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना, क्योंकि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया उसको हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट इक्वेशन में। और एग्जैक्ट इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने एग्जैक्ट इक्वेशन को किस वे में सोल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं उन पॉइंट्स को, उन रूल्स को डिस्कस करने लगा हूँ जिनकी मदद से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जी सबसे पहले हमारे पास, अगर हमारे पास ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सबसे जो सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का जो सबसे बेसिक मेथड है वो हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ड्राइव करेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है, मैंने लिखा है एम वाई जो है आपके पास, ये जो मैंने सिंबल यहाँ पर मेंशन किया है एम वाई, ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है कि जो हमारे पास एम फंक्शन है उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि ये चीज हमने फाइंड करनी है। और उसके बाद एन एक्स का मतलब है कि हमने एन वाला फंक्शन जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो उन दोनों को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम सिंपली एन से डिवाइड करेंगे। तो जब यहाँ पर हम ये सारा स्ट्रक्चर ड्राइव कर लेंगे तो हमारे पास इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो आंसर ऑब्टेन होगा उसको हमने पी से कहा। पी आपका कोई भी एक फंक्शन आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आपके पास जो हमारे पास टर्म है x अलोन वाली टर्म होगी, मतलब x वाली टर्म के अलावा हमारे पास और कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। p हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल x नजर आएगा, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नजर नहीं आएगा। तो ये जो p है, अब ये p इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, हम ये स्ट्रक्चर लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर लिखेंगे इंटीग्रल, और हमने इस p की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसकी इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन ही सिर्फ x का है, इसके अलावा इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये इवैल्यूएट होने के बाद ये जो सारी वैल्यू हमारे पास आएगी, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। दोबारा से इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें m भी पता है और n भी पता है कि ये क्या चीज है। हमें सिमिलरली प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना सिखाया था m का और n का, आपने उसी तरीके से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। आपने इन दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब चूंकि यहाँ पर ये कंडीशन वैलिड है कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब अगर इक्वल नहीं है तो इनका डिफरेंस हमें कोई ना कोई आउटपुट जरूर देगा। आपने क्या करना है, आउटपुट चेक जो भी आएगी उसको यहाँ पर पुट करके n से डिवाइड करना है। अब n से डिवाइड करने के बाद याद रखेंगे जो आपके पास p आए वो p आपका ओनली x का फंक्शन होगा तो हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये x का फंक्शन ना हुआ तो फिर हमारे पास ये वाला इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने की जो टेक्निक है ये फेल हो जाएगी। अगर ये सिर्फ ओनली फंक्शन होगा x का तो फिर हमारा ये मेथड ठीक हो गया, इसको हम आगे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको आगे यूज नहीं करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और ये आप लोगों ने क्वेश्चन नॉर्मल स्टूडेंट का होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा मेथड यूज होगा, तो ये प्रैक्टिस से ही पता चलती हैं चीजें। आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को आपको देखकर आइडियाज होना शुरू हो जाएंगे कि हम इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में ये वाला और इस क्वेश्चन में ये वाला। अदरवाइज अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप ये जो रूल है 4 ये चेक करने पड़ेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जो p आपके पास फंक्शन होना चाहिए वो ओनली x का होगा, तो हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये हमारा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जिसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम उसी मेथड से सोल्व करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं जी। नेक्स्ट आपके पास जो मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करने लगा हूं, इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें हमने सिर्फ क्या किया है, शफल किए हैं वैल्यूज को, कि nx यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x ये पहले लिख लिया है, माइनस के बाद पार्शियल डेरिवेटिव m ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू y, इनको चेंज किया है और नीचे हमारे पास m आनेगा। इसको याद रखने की हिंट भी है कि अगर आपके पास न्यूमिनेटर में n वाला फंक्शन बाद में आ रहा है तो डिनोमिनेटर में भी n होगा, और अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास m वाला फंक्शन बाद में आ रहा है तो डिवाइजर में भी आपके पास m ही होना चाहिए। अब जब आपने y वाली वैल्यू को बाद में शिफ्ट किया है तो इसका जो सॉल्यूशन के बाद, सिंपलीफिकेशन के बाद जो आंसर आया है जिसको हमने q का नाम दिया है, इस q के बारे में ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि ये जो q है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होगा y का। q इज ओनली द फंक्शन ऑफ y, या q इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली या अलोन। अगर ये सिर्फ y का फंक्शन होगा तो फिर यहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ q और dy। अगर ये भी y का फंक्शन नहीं होता तो इसका मतलब ये भी हमारे पास मेथड या रूल रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये y का फंक्शन होता है तो फिर हम इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। अगर हमारे पास ये दोनों रूल फेल हो जाते हैं तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है, तो स्टूडेंट उसके लिए हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली 1 ओवर करके m को आपने x से मल्टीप्लाई कर देना है और n को आपने y से मल्टीप्लाई कर देना है, उसका सम लेना है 1 ओवर xm प्लस yn। और याद रखें कि ये डिवाइड करने से पहले आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इन दोनों का सम आपके पास जीरो नहीं आना चाहिए। कई दफा ऐसा होगा कि आपके पास इन दोनों का सम जीरो आ रहा होगा, फिर हम ये वाला रूल भी यूज नहीं कर सकेंगे कि आपके पास x इंटू एम प्लस वाई इंटू एन आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब आपने यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और उसको हम क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। फोर और लास्ट रूल इसका क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये रूल भी फेल हो जाता है तब हम क्या करेंगे, फिर हम इनके डिफरेंस की बात कर लेंगे। जिनकी हमने सम की बात की है उन्हीं के हम डिफरेंस की बात कर लेंगे। इसी तरह xm माइनस yn ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और कंडीशन यही है कि इनका डिफरेंस भी जीरो के इक्वल ना हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है कि इन सम केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैन बी फाउंड ओनली, कि कई केसेस ऐसे आएंगे कि जहां पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ उस टाइम फाइंड कर सकेंगे कि जब तक हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते। लिखते हैं प्रॉपर्ली रीग्रुपिंग, क्योंकि ग्रुपिंग प्रॉपर्ली हम करेंगे, करने के बाद जो हमारे पास डिफरेंशियल टर्म्स आएंगी उसमें हम पहचानेंगे कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो एग्जैक्ट फंक्शन बना रहा है, डिफरेंशियल फंक्शन बना रहा है। वो हम उनको पहले खुद से अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद हमें खुद से पहचानना होगा कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको अरेंज करेंगे तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये कुछ बेसिक मैंने रूल्स और डेफिनेशंस आप लोगों के साथ शेयर की हैं जिसकी मदद से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल ग्रुप आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखे हैं जिसको मैंने कहा है कि हमें जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कई केसेस में हमें खुद से उसको रीअरेंज करके उसके ग्रुप्स बनाने होंगे और उसमें से खुद से रिकॉग्नाइज करना होगा कि कौन सा डिफरेंशियल ग्रुप हमारे पास एग्जिस्ट करता है एग्जैक्ट। तो हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म क्वेश्चन में नजर आएंगी तो जिसकी जगह हम उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल पुट कर सकते हैं, उनमें से कुछ बेसिक फॉर्म्स मैंने आप लोगों के साथ लिखी हैं।
और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने चैप्टर 2 में एफएससी पार्ट 2 में पढ़ी हुई है डिफरेंशियल के। बेसिकली ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, बेसिक एक्स और वाई का प्रोडक्ट रूल है, उसको एक्सपेंड किया हुआ है। ये एक्स और वाई का क्वोशिएंट रूल है, उसको एक्सपेंड किया हुआ है। ये एक्स और वाई का क्वोशिएंट रूल है, उसको एक्सपेंड किया हुआ है। यहाँ पर सिंपली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2y आता है, साथ में dx और dy आएगा। 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे से 2 कैंसिल होकर सिंपल ये स्ट्रक्चर बच जाएगा। यानी कि जहां पर यहाँ x dx प्लस y dy का स्ट्रक्चर होगा उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये है। ये हमें स्ट्रक्चर याद करने होंगे कि x dy प्लस y dx ओवर xy आ रहा है, डिनोमिनेटर में xy आ रहा है, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल log ऑफ xy की फॉर्म में होगा। और अगर हमारे पास दरमियान में माइनस आ रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, तो उसका डिफरेंशियल tan इनवर्स y ऑफ x की फॉर्म में होगा। अगर यहाँ पर देखें इसमें x शुरू में था, इसमें y शुरू में है। अगर y शुरू में है तो y आपका डिनोमिनेटर में आएगा, और अगर x शुरू में है तो आपका x डिनोमिनेटर में आएगा tan इनवर्स के फंक्शन में। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर x dy प्लस y dx में नीचे x स्क्वायर y स्क्वायर का प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये माइनस 1 ओवर एक्स वाई का होल डिफरेंशियल होगा। ये कुछ एग्जैक्ट ग्रुप है जिसको क्वेश्चन में हम देखकर उसको एग्जैक्ट इनकी जगह उसका ग्रुप पुट कर देंगे, तो उसके बाद हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 9.5 का। तो हमें क्वेश्चन में देखकर नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है या किस एक्सरसाइज में से आया है। हम इसको नॉर्मली चेक करेंगे कि यहाँ ये हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म है और उसको इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है, होमोजीनियस फॉर्म है। अब इसको पहले चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नॉट एग्जैक्ट है। वो कैसे चेक करेंगे? हमारे पास सबसे पहले सोल्यूशन में क्या होगा, हमें m का पता होना चाहिए। m हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। और इसी तरह मैं यहाँ पर n लिखता हूँ n मेरे पास आ रहा है माइनस एक्स के इक्वल, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के सामने m लिखा है और यहाँ से मैंने n लिखा है। यहाँ पर माइनस क्यों लिया? क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है। अब हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, तो जो विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर x एज अ कांस्टेंट आएगा, तो हमारे पास बचेगा x इंटू वाई का पार्शियल डेरिवेटिव 2y हमारे पास आ जाएगा, और नेक्स्ट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी ये मान आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2xy प्लस 1। यहाँ से इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम x लेते हैं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब x लेंगे तो हमारे पास सिंपली -1 आएगा। आप इन दोनों को देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल नहीं है, ये हमारे पास इक्वल नहीं है। हम लिख सकते हैं एज my is not equal to nx। इस फॉर्म में लिखें या ऐसे लिख लें, पार्शियल m ओवर पार्शियल y is not equal to पार्शियल n ओवर पार्शियल x। एक ही बात है, आप दोनों में से जो भी स्ट्रक्चर लिख लें दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये इस तरीके से भी लिख ले, एक ही मतलब है इसका, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है जी। यहाँ पर क्लियर पता लग गया कि ये हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नाउ फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे my माइनस एन एक्स ओवर n, इसको चेक करते हैं, और ये हमारे पास ओनली x का फंक्शन होना चाहिए। तो my हमारे पास क्या है, 2xy प्लस 1, ये निकाला हुआ हमने, इसको माइनस करेंगे, इससे क्या है -1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे आ रहा है आपके पास n हमारे पास क्या है, x है, n हमारे पास क्या है, -x, सॉरी। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2xy प्लस 2 ओवर -x। अब आप देख सकते हैं कि किसी भी सूरत में ये सिंप्लीफाई होने के बाद x का फंक्शन नहीं हो सकता, तो मैं लिखूंगा नॉट द फंक्शन ऑफ x अलोन। अब ये x का फंक्शन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस पे चले जाएंगे। नाउ अब हम nx को शुरू में ले आएंगे
और एम वाई को बाद में ले आएंगे और डिवाइड कर देंगे एम से। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर एन एक्स हमारे पास क्या आया है, -1, माइनस के बाद हमारे पास एम वाई कितना आया है, 2xy +1 आपका -1 में बदल जाएगा इस माइनस की वजह से, और आपके पास क्या रहेगा, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x y स्क्वायर और आ जाएगा साथ में +y। अब हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है, -2xy -2 ओवर, नीचे से अगर हम कॉमन ले लें y तो हमारे पास क्या रहेगा, xy +1। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ऊपर से -2 कॉमन ले लें तो 1 या 2 कॉमन लेने से xy +1 बचा, इधर भी हमारे पास y ओवर xy +1 बचा, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 ओवर y। तो ये हमें क्या पता चल रहा है, इज द फंक्शन ऑफ y अलोन। आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास, सॉरी इसको नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से प्रेजेंट करते हैं, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। हमारे पास nx -my ओवर m, इसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी आंसर आएगा वो हमारा q होता है। q हमारे पास -2 ओवर y आ चुका हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है, -2 ओवर y आपके पास किसका फंक्शन है, ओनली फंक्शन ऑफ y। अब हम लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होगा, e इंटीग्रल q dy, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो e इंटीग्रल q हमारे पास क्या है, -2 ओवर y dy। तो हम इसको लिख सकते हैं e रेज टू -2 कांस्टेंट है, बाहर चलेगा, 1 ओवर y dy आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन का सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो e रेज टू -2 ये आ जाएगा नेचुरल लॉग y। ओके हो गया, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन 1 ओवर y की नेचुरल लॉग y आएगी। लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, e रेज टू नेचुरल लॉग y पावर -2, तो नेचुरल लॉग e कैंसिल हो गए तो हमारे पास सिंपली y पावर -2 आ गया, जिसको हम 1 ओवर y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1 ओवर y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, इसके साथ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं क्या आता है, 1 ओवर y स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई dx माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई x बचेगा और यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल होकर 1 ओवर y बचेगा, dx आ जाएगा माइनस यहाँ पर x ओवर वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने थ्योरी में पढ़ा था कि रिजल्टिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। तो मैंने लिखा नाउ m इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर y और n इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर। इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, वो हमारे पास क्या रहेगा, x एज अ कांस्टेंट 0 हो जाएगा और इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 तो 1 ओवर y है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 ओवर y स्क्वायर।
इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग x आपका 1 हो जाएगा और बाकी सारा एज अ कांस्टेंट आ जाएगा -1/y²। अब आप दोनों को देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट आ गया, मैंने लिखा हेंस my equal to nx, so given differential equation is exact now। अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। चूंकि अब ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड के साथ। तो मैंने यहां पर लिखा नाउ, वो क्या फार्मूला था, mdx प्लस इंटीग्रल n टर्म फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ये हमारे पास फॉर्मूला था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का। तो हमारे पास इंटीग्रल m कितना आ रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ पर x प्लस 1/y, x प्लस 1/y dx। हमें यहाँ पर टर्म फ्री फ्रॉम x चाहिए n की, तो आप n देखें यहाँ पर एक ही टर्म पड़ी है और उस टर्म में भी हमारे पास x शामिल है, तो इसका मतलब x से फ्री जो टर्म है हमारे पास वो क्या है, नील है, कोई भी टर्म नहीं है इक्वल टू c। हम जस्ट इसको इवैल्यूएट करेंगे x dx प्लस 1/y इंटीग्रल dx इज इक्वल टू c। यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x ओवर y इज इक्वल टू c। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखें m आपके पास कितना है, 1 है, बल्कि इसको रेंज कर रहे हैं। सबसे पहले y माइनस साइन x ओवर x आपके पास स्टार्ट में आना चाहिए, m dx प्लस n dy होता है। तो यहां से m आपके पास कितना रहेगा, ये आप लोगों ने ध्यान जरूर करना है कि हमारे पास अरेंजमेंट कर लेनी है कि dx का कोफिशिएंट m होता है और dy का कोफिशिएंट n होता है। तो y माइनस साइन x ओवर x है और आपके पास n किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो आप देखें कि हमारे पास x एज अ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास साइन का डेरिवेटिव भी एज अ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अकेले साइन का। तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1/x। अगर इसको डिटेल से करें तो 1/x हमारे पास आएगा और हमें डेरिवेटिव लेना होगा इस दोनों टर्म्स का। तो y एज अ वेरिएबल 1 हो जाएगा और साइन एज अ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो सिंपली पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x। यहाँ पर जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो जाहिर सी बात है उसका जब डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x वो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर here my is not equal to nx। अगर ये नॉट इक्वल है तो हम लिख सकते हैं सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। अब इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। मैंने लिखा फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वही 1/1। पहले चेक करते हैं my माइनस nx ओवर n, चेक करते हैं। ये बेसिकली इसको हम b कहते हैं, किसके इक्वल आता है, my हमारे पास क्या है 1/x, ये हमारे पास 0 आया है और n हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया 1/x। ये हमारे पास क्या है, x का फंक्शन अलोन है, इज ओनली या इज द फंक्शन ऑफ x अलोन।
अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स नॉन है तो हमारे पास आई फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ पी dx, तो किसके इक्वल आ जाएगा, आई फैक्टर हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल 1 ओवर x dx। 1 ओवर x की इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है कि वो आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास x। इंटीग्रेशन हमारे पास x आ चुकी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x इंटू वाई माइनस साइन एक्स ओवर x dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। ये से कैंसिल हो जाएगा y माइनस साइन एक्स dx और ये आ जाएगा x dy इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास नाउ m आपके पास है y माइनस साइन एक्स और n आपके पास है x, तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका क्या होगा 1, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 साइन कांस्टेंट 0, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नाउ द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सो m hence my is equal to nx, so the given differential equation is exact now, कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अब एग्जैक्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यूज करेंगे, तो वो क्या होगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n टर्म क्या है फ्री फ्रॉम x और dy इज इक्वल टू 3। अब सर यहाँ पर n की टर्म फिर भी x के फ्री नहीं है, तो ये अगेन नील होगी, हम सिंपल इंटीग्रेट करेंगे m को, और m हमारे पास क्या है y माइनस साइन x dx और इक्वल टू आ जाएगा c। इसको हम यूज ही नहीं करेंगे फ्री फ्रॉम x वाले टर्म को। यहाँ पर इंटीग्रल y हो जाएगा dx, y कांस्टेंट है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं, y इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल साइन x dx इज इक्वल टू c। तो y एज इट इज आ गया, इंटीग्रेशन dx की आ जाएगी x माइनस साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x और साथ में आ जाएगा इक्वल टू c, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस cos x प्लस इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।